हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे अरिहंत का प्रैक्टिस सेट। कल हमने यूथ का किया था, अब अरिहंत का करेंगे और फिर यूथ और अरिहंत हम दोनों के करेंगे। टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे और सारी बुकों का विश्लेषण करेंगे कि किसमें क्या गलत है और क्या सही है। और चलिए शुरू करते हैं। अरिहंत प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार क्या है? सभी के लिए समान। ऑप्शन है रिश्तेदार, मात्रा से अधिक, मात्रा में कम लेकिन स्वादिष्ट। तो आप क्या बताओगे? सभी के लिए समान, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि रिश्तेदारों के लिए बनाया जाए या मात्रा से अधिक बनाया जाए या मात्रा से कम लेकिन स्वादिष्ट बनाया जाए। संतुलित आहार ऐसा होता है जो हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी है उन सभी को पूर्ति करने वाला भोजन हो। तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सभी के लिए समान। फिर सेकंड आ जाता है संतुलित आहार का निर्धारक है। हमारे ऑप्शन है आयु, लिंग, स्वास्थ्य या ये सभी। तो संतुलित आहार का निर्धारक क्या होता है? लिंग भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, आयु भी होता है। तो क्या आ जाएगा? ये सभी। तो फिर आता है नेक्स्ट, स्वस्थ भोजन का लाभ है शारीरिक और मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप क्या लगाओगे? उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट आ जाता है संतुलित आहार के पोषक तत्वों में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो प्रोटीन भी हमें भोजन में मिलता है, खनिज लवण भी मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। ये सारे हमारे पोषक तत्वों में आते हैं। लेकिन पोषण किस में आता है? पोषण आता है एक स्वस्थ जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की, एक स्वस्थ शरीर के लिए जो भी जरूरी भोजन होता है उसे हम पोषण की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन ये आते हैं हमारे पोषक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम, पौष्टिक एवं संतुलित आहार, शारीरिक स्वच्छता। तो क्या क्या आवश्यक है? नियमित व्यायाम भी जरूरी है, पौष्टिक व संतुलित आहार भी जरूरी होता है, और शरीर स्वच्छ रहेगा तो क्या होगा? बीमार भी कम पड़ेंगे। तो इसलिए क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर आ जाता है भोजन में ऊर्जा देने का प्रमुख स्थान है। तो हमें ऊर्जा कौन सा तत्व देता है? तो ऊर्जा देता है हमें कार्बोहाइड्रेट। तो क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन को क्या माना गया है? शरीर निर्माणक तत्व। और खनिज लवण क्या करते हैं हमारे शरीर में? खनिज लवण भी हमारे शरीर में जो किसी भी चीज की कमी होती है इसको पूर्ति करते हैं। और विटामिन क्या करते हैं? विटामिन भी हमारे शरीर की वृद्धि निर्माण में सहायक होते हैं। अनाज के अंकुर में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप बताओगे विटामिन। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो आप बताओगे ग्लूकोज। ये इसमें आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल या ये सभी। तो आप बताओगे ग्लूकोज। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी ई, ये सारे ऑप्शन है। तो आप क्या बताओगे? ए डी ई और के। ए डी ई और के, ये आपके ऑप्शन है। इनकी एक ट्रिक भी है वसा में घुलनशील विटामिन की। कीड़ा, जैसे कि पहले ये के है, ई डी ए, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, के ई डी ए। तो क्या हुआ? कीड़ा, यानी कि वसा में घुलनशील। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन डी प्राप्त करने के लिए निःशुल्क स्रोत कौन से हैं? दूध, अंडा, सूर्य की किरणें, ये सभी। देखिए दूध भी हमें पैसों से उपलब्ध होता है, अंडा लाएंगे मार्केट से लाएंगे तो उसके लिए भी हम पे करेंगे, लेकिन सूर्य की किरणों के लिए हमें कभी भी पे करना नहीं होता। तो ये सभी नहीं आएगा, इसमें आएगा सूर्य की किरणें। क्या आएगा? सूर्य की किरणें। पाश्चात्यकरण का तापमान क्या होता है? तो 72.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि 3000 की मात्रा में कैलोरी लेनी चाहिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका, दूध में किसकी मात्रा नहीं पाई जाती? देखिए प्रोटीन भी दूध में पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए आंखों के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन शरीर निर्माणक तत्व माना गया है। लेकिन विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि दूध में विटामिन सी होगा तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। तो विटामिन सी कैसी चीजों में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। तो हम सही कौन सा करेंगे? विटामिन सी। नेक्स्ट आ जाता है किस आयु के बच्चों को फुल क्रीम दूध दिया जाना चाहिए? 6 माह से कम के बच्चों को, 1.6 माह से कम बच्चों को, 2 माह से कम, या फिर 2.6 से कम। तो आपका आंसर होगा 2 माह से कम।
क्या होगा? 2 माह से कम। फिर नेक्स्ट आ जाता है 0 से 6 माह के शिशु को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन आहार में देना चाहिए? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम या फिर 8 ग्राम। तो आप बताओगे कि 2 ग्राम प्रोटीन 6 माह तक के शिशु को प्रतिदिन देना चाहिए। 0 से 6 माह के शिशु को कितना प्रोटीन दोगे? 2 ग्राम। फिर आ जाता है नवजात शिशु के लिए निम्न में कौन सा दूध सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो आपको पता है कि माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। गाय का दूध, भैंस का दूध, ये सभी दूध इतने अच्छे नहीं होते जितना कि माँ का दूध अच्छा होता है। माँ के दूध में कौन सा एक नहीं पाया जाता? देखिए विटामिन बी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता। फिर नेक्स्ट आ जाता है हरे पत्तों वाली सब्जियों में किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है? तो किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाएगी? विटामिन ए की। किसकी पाई जाएगी? विटामिन ए की, क्योंकि विटामिन ए आपको पता भी है कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, रतौंधी रोग होने से बच जाता है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है किस आयु अवस्था में बच्चों के शारीरिक विकास में तीव्रता आने लगती है? तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर पूर्व किशोरावस्था में? तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस अवस्था में बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में निरंतर वृद्धि होती है? 5 से 8 वर्ष या फिर 5 से 10 वर्ष या फिर 8 से 10 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष? तो आपका आंसर होगा 5 से 12 वर्ष। क्या होगा? 5 से 12 वर्ष। फिर नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था में लड़के को कितने किलोग्राम प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 किलोग्राम, 3000 किलोग्राम, 4000 किलोग्राम या फिर 5000 किलोग्राम? तो आपका आंसर होगा 3000 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट आ जाता है किशोरावस्था में किशोरियों को अपने आहार में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? तो आपको बताना है किसकी बढ़ानी चाहिए? विटामिन सी, बी, डी की, कैल्शियम की या लोह खनिज मुक्त आहार की, उपरोक्त सभी? तो किस किस चीज की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में किशोरियों को? सभी चीजों की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए विटामिन सी, बी, डी, कैल्शियम, लोह खनिज मुक्त आहार ये सभी आवश्यक हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था में अधिक क्रियाशील व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2400, 2800, 3500 या फिर 3900? तो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 3900 कैलोरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 200 कैलोरी की, 400 कैलोरी की, 300 कैलोरी की या फिर 500 कैलोरी की? तो आपका आंसर होगा 300 कैलोरी। क्या होगा आपका आंसर? 300 कैलोरी। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन सामान्य से लगभग कितने ग्राम कैलोरी देनी चाहिए? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 30 ग्राम? तो कितनी देनी चाहिए? 10 ग्राम कैलोरी देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितना कितने ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाना चाहिए? 25 ग्राम, 75 ग्राम, 110 ग्राम या फिर 50 ग्राम? तो आपका आंसर होगा 50 ग्राम। क्या आंसर होगा? 50 ग्राम। फिर आ जाता है वृद्धावस्था में एक पुरुष को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1500, 1700, 1900 या फिर 2100? तो कितनी आवश्यकता होती है? 2100 की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2100। वृद्धावस्था में किसी महिला को प्रतिदिन कितनी मिलीग्राम आयरन की मात्रा लेनी चाहिए? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 50 ग्राम? तो वृद्धावस्था में किसी महिला को प्रतिदिन 30 ग्राम मिलीग्राम आयरन की मात्रा लेनी चाहिए। कितनी चाहिए? 30 ग्राम। फिर आ जाता है संतुलित आहार के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं मानसिक स्थिरता मिलती है, तनाव अवसाद कम होता है, उच्च रक्तचाप स्थिर रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा भोजन खाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तनाव भी दूर होगा और हमारा हाई और लो बीपी भी ठीक रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक संतुलित आहार में किसे शामिल किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फास्फोरस? तो किसे शामिल किया जाता है? फास्फोरस को शामिल किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से ही तो हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। तो इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के लिए अत्यंत जरूरी है। तो संतुलित आहार कौन सा आहार माना जाएगा? जिसमें फास्फोरस की भी पूरी मात्रा होगी। फिर नेक्स्ट है आपका संतुलित आहार में वसा का अनुपात कितना होता है? 30 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम या फिर 50 ग्राम? तो कितना होता है? 30 ग्राम होता है।
फिर नेक्स्ट आ जाता है असंतृप्त वसा किस चीज को कम करती है? अवसाद को, तनाव को, उच्च रक्तचाप को या फिर सूजन, बाह्य चोट को। तो किस चीज को कम करती है असंतृप्त वसा? सूजन और बाह्य चोट को कम करती है। नेक्स्ट है आपका मांसपेशी और रक्त कोशिकाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर फास्फोरस। तो किस चीज की आवश्यकता होगी? प्रोटीन की आवश्यकता होगी। नियमित व्यायाम करने वाले लोगों को संपूर्ण संतुलित आहार में किसे शामिल करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर ये सभी। तो किसे शामिल करना चाहिए? देखिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी होता है क्योंकि वो हमें ऊर्जा देगा, प्रोटीन भी जरूरी होता है क्योंकि शरीर निर्माण तत्व होता है, वसा भी जरूरी होता है क्योंकि हमारे शरीर को फैट देगा। तो क्या जरूरी होगा? फिर ये तीनों चीजें जरूरी होंगी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शरीर का वजन बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल या फिर उपरोक्त सभी। तो वजन बढ़ाने में सहायक भूमिका क्या निभाती है? तो सहायक भूमिका निभाएगी वसा। क्या निभाएगी? वसा। नेक्स्ट देख लेते हैं मोटापे का लक्षण क्या है? हाइट कम वजन ज्यादा, हाइट अधिक वजन ज्यादा, हाइट कम वजन कम या हाइट सामान्य वजन सामान्य। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइट कम होती है और वजन ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है लगातार बैठे रहने से क्या बढ़ता है? तो बेली फैट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य व्यक्ति का वजन बढ़ता है ज्यादा मीठा सेवन करने से, डायबिटीज से, स्ट्रेस लेने से या फिर उपरोक्त सभी। तो कैसे बढ़ेगा वजन? ये हमारे सारे ही कारण वजन बढ़ाने के होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर का वजन सामान्य बना रहता है असंतृप्त वसा सेवन से, फाइबर के सेवन से, व्यायाम करने से या फिर सभी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा क्योंकि वसा से भी और फाइबर से भी हमारे पाचन में सहायता मिलती है और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमारे आंसर में सारे ही आ जाएंगे। शुगर और कैलोरी बर्न करने से क्या होता है? वजन बढ़ता है, वजन घटता है, उच्च रक्तचाप बढ़ता है, अवसाद घटता है। तो क्या होता है? वजन घट जाता है। फिर नेक्स्ट है निम्न में किसका सेवन करने से वजन घटता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो किससे वजन घटता है? प्रोटीन। ओवर ईटिंग से व्यक्ति का क्या बढ़ जाता है? वजन बढ़ जाता है क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा खाएगा अपने जो भी उसकी शरीर की मांग होगी उससे ज्यादा खाएगा तो क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। फिर आ जाता है डायबिटीज यानी कि मधुमेह जिसको शुगर भी कहते हैं, उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई व्यक्ति जिसका डायबिटीज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन दिया जाता है। तो इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मूड स्विंग्स का संबंध है शारीरिक बीमारी से, मानसिक बीमारी से, लगातार अवसाद में रहना या हमेशा सोए रहना। तो जब बार बार मूड चेंज होता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी हमें बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? संवेगों की वजह से होता है। तो ये किस में आएगा? ये आ जाएगा मानसिक बीमारी में। किसमें आएगा? मानसिक बीमारी में। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अब कथन देख लेते हैं। सबसे पहले है मोटापा की समस्या शहरों में अधिक है, डायबिटीज के मरीज शहरों में अधिक मिलते हैं, भारत में मनोरोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, व्यायाम से मोटापा की समस्या दूर नहीं होती है। तो क्या आंसर होगा आपका? व्यायाम से मोटापा की समस्या दूर नहीं होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट में CHMO का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से किसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज या फिर मंड। तो किसको कहा जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट? मंड को कहा जाता है। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? हमें चावल खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? चावल खाने चाहिए। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है उत्प्रेरक की तरह, ऊर्जा स्रोत की तरह, एंजाइम की तरह, बिल्डिंग मटेरियल की तरह। तो हमने आपको कई बार बताया है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैसे कार्य करेगा? ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी या 10 किलो कैलोरी।
तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसको भी हम याद रखेंगे। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित रहती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर खनिज लवण। तो किस रूप में संचित रहेगी? वसा के रूप में संचित रहेगी। किस फल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? अमरूद, केला, चीकू या ये सभी? तो किसमें पाई जाती है? इन सभी में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट अनेक वसाओं के साथ मिलकर किस चीज का निर्माण करती है? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोमिलेनिन, सेलुलोज या फिर पैक्टिन्स। तो किस चीज का निर्माण करती है? ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थ्रोपोडस का बाह्य भाग बना होता है साइटोन से, काइटिन से, सेलुलोज से या फिर लैक्टोज से। तो आर्थ्रोपोडस का बाह्य भाग किस चीज से बना होता है? काइटिन से बना होता है। किस चीज से? काइटिन से। किस चीज से? काइटिन से। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? उच्च रक्तचाप, हृदयघात, ज्वाइंट पेन या फिर ये सभी। तो कौन कौन सी हो जाती है? ये सारी बीमारी हो जाती है। हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी बीमारियां हो जाती हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्जिलियस रेनर, एडवर्ड जेनर, स्टीफन फ्लेमिंग। तो किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिलियस हो जाएगा। प्रोटीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो किस चीज की मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। शरीर की वृद्धि में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? तो हमने आपको बताया भी था कि प्रोटीन को शरीर निर्माण के लिए तत्व माना गया है, कि शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन सबसे अच्छा तत्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर को त्वरित ऊर्जा कौन से पदार्थ देते हैं? विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर जल। तो कौन से पदार्थ देते हैं त्वरित ऊर्जा? प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन बाल, मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है? तो कौन सा है घटक? प्रोटीन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जंतु व पादप कोशिकाओं में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। जंतु व पादप कोशिकाओं में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो 20 होते हैं। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। इंसुलिन का उपापचय क्या करता है? सुक्रोज। इंसुलिन का उपापचय कौन करता है? सुक्रोज करता है, ग्लूकोज करता है, पेप्सिन करता है या फिर टाइलिन करता है। तो कौन करता है? ग्लूकोज करता है। क्वाशिरकोकर व मेरिस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है सोयाबीन व दालें, सलाद, फल, सब्जियां। तो प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ से मिलेगी? सोयाबीन व दालों में। और सबसे ज्यादा पाई जाती है सोयाबीन में। कितने परसेंट? 47% पाई जाती है सोयाबीन में। कितने परसेंट? 47%। वसा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तेल, मांस, मछली, मूंगफली या फिर सोयाबीन। तो वसा में सबसे ज्यादा किस चीज से प्राप्त होती है? तेल से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के उपापचय से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी या 5 किलो कैलोरी। तो कितनी प्राप्त होगी? 9.3 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है आपका, वसा में कौन घुलनशील है? विटामिन ए, के या विटामिन डी। तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? कीड़ा। तो इसमें कौन कौन से विटामिन आ रहे हैं? ई को छोड़कर सारे विटामिन आ रहे हैं। तो इसलिए वसा में घुलनशील कौन से होंगे? ये सारे ही होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में कौन एक असंतृप्तीय वसीय अम्ल नहीं है? वनस्पति तेल, घी, कोड़ तेल या सूरजमुखी का तेल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? घी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, एंथेरोक्लेक्सिस नामक बीमारी का संबंध है रुधिर के संचालन में रुकावट से, 02 के संचालन में रुकावट से, या फिर आरबीसी की कमी से या डब्ल्यूबीसी की कमी से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर के संचालन में रुकावट से। फिर नेक्स्ट आ जाता है, कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर स्कर्वी। कौन कौन सा होता है आपको बताना है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर स्कर्वी। तो आपका आंसर क्या होगा?
हाइपर कैल्सीमिया आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खनिज लवण का अनुपात कितना होता है? कितना होता है? 6.1% होता है। किस खनिज लवण की विद्यमानता मानव शरीर के लिए अधिक है? तो कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। अगर मनुष्य के शरीर में हड्डियां ना होती तो मनुष्य का शरीर कैसा होता? मांस का एक लोथड़े जैसा मनुष्य का शरीर होता। हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? आपको बताना है हीमोग्लोबिन का निर्माण पोटेशियम लवण से, हीमोग्लोबिन लवण से, लौह लवण से या फिर मोलिब्डेनम लवण से। तो क्या हो जाएगा? लौह लवण से। हड्डियों व दांतों के लिए अनिवार्य है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, ए व बी दोनों। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों। मानव शरीर में कितने ग्राम कैल्शियम होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 से 1400 ग्राम कैल्शियम मानव शरीर में विद्यमान होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध है त्वचा रोग से, आंख से, हड्डियों से या फिर रुधिर से। तो ये आपका रुधिर से यानी कि ब्लड से संबंधित होता है। अस्थियों व दांतों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है? तो 2 ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। सोडियम का मुख्य स्रोत क्या है? केला, चावल, अमरूद या फिर नमक। तो नमक इसका मुख्य स्रोत है। सोडियम की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्पेडिस, एस्पर्डेलाइटिस, ओडिमा या फिर रिकेट्स। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? सोडियम की अधिकता से ओडिमा नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, वसा या फिर लौह लवण। तो हमारे शरीर में जब एनीमिया होता है किसकी कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से होता है, यानी कि लौह लवण की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कौन सहायता करता है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन सहायता करता है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, ये तो आप सभी को पता ही है कि क्वाइटर घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है? कितने मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होगी? 2.5। 2.5। गंधक किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है? सोमेटोट्रोपिक, इंसुलिन, एड्रेलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो किस में पहुंचाता है? इंसुलिन में। जिंक खनिज का मुख्य स्रोत क्या है? अंडा, मांस, दूध या ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है जिंक की कमी से, क्लोरीन की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से या फिर फास्फोरस की कमी से। तो आपका आंसर होगा जिंक की कमी से। फिर नेक्स्ट है आपका, अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में योगदान देता है। अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में क्या योगदान देता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर क्लोरीन। तो क्या देता है योगदान? क्लोरीन योगदान देता है। थायमीन किसका दूसरा नाम है? तो आप सभी को पता ही है, विटामिन B1 का नाम है। फिर नेक्स्ट आ जाता है विटामिन B1 थायमीन का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो मछली है। विटामिन B1 कैसे प्राप्त होगा? मछली से प्राप्त होगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ये भी आप बार बार पढ़ चुके हो। मनुष्य के भोजन में निकोटिनिक अम्ल की अल्पता के कारण होने वाला रोग है बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर पेलाग्रा। तो कौन सा है? ये है पेलाग्रा। विटामिन B1 की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो यीस्ट से भी होती है, मूंगफली से भी होती है, अंकुरित बीज से भी होती है और इन सभी से होती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, नियासिन, राइबोफ्लेविन या फिर पायरिडॉक्सिन। तो क्या आएगा? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। किस विटामिन की अल्पता के कारण रक्तहीनता रोग होता है? फोलिक अम्ल, बायोटीन, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर नियोसिन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। मसूड़ों से खून आना तथा प्रतिरक्षी क्षमता में कमी का क्या कारण होता है? आपके ऑप्शन है रुधिर में RH प्रतिजन की उपस्थिति, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C की कमी, विटामिन B1, D, B12 के की कमी या फिर एक प्रकार का विषाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन C की कमी। इसको आपको याद रखना है। विटामिन C के संदर्भ में कौन सही है? इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है जेम्स लिंड ने इसकी खोज की थी, साइट्रिक फलों में विद्यमान होती है या फिर सभी।
तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर आता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, बेरी-बेरी, रात्रि अंधता या फिर नपुंसकता। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो क्या होता है? हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? आपको बताया भी था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये था आपका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट। अच्छे से तैयारी करेंगे, टेंशन कोई लेनी नहीं है। कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका समाधान करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।